नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 12 जनवरी और चलिए जानते हैं 12 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं, आपने पता है कि सबसे पहले आज के इतिहास के बारे में। तो आज के इतिहास में दो तथ्य हैं। पहला तथ्य है आपका कि आज ही के दिन, ठीक है, यानी कि आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी सूर्य कुमार सेन, इनका पूरा नाम आता है सूर्य कुमार सेन, ठीक है, जिनका संबंध चटगांव सत्याग्रह से होता है। तो 1934 को चटगांव में फांसी दे दी गई। उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह में का सफल नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे ये चीज़ पूछा जाता है कि सूर्य कुमार सेन का संबंध, ठीक है, सूर्य कुमार सेन का संबंध किससे? तो चटगांव विद्रोह से। और उनके इस कार्य के लिए 1934 में आज के दिन यानी कि 12 जनवरी के दिन उन्हें फांसी दे दी गई थी। और दूसरा है, आपने पता है कि महात्मा गांधी का जो अंतिम अनशन था वह 1948 में था, ठीक है, 1948 में था, जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान जो सांप्रदायिक हिंसा फैली थी उसको रोकने के लिए, ठीक है, सांप्रदायिक जो हिंसा फैली थी उसको रोकने के लिए 1938 में महात्मा गांधी का अंतिम अनशन था। तो इन्होंने जो अनशन की शुरुआत की थी, ठीक है, अनशन की शुरुआत की थी 13 जनवरी से, ठीक है, अनशन की इन्होंने शुरुआत किया था 13 जनवरी 1948 से। और उन्होंने 13 जनवरी 1948 को अनशन शुरुआत करने से पहले, ठीक है, अपनी जिंदगी का आखिरी जो भाषण था, अंतिम जो भाषण था, वह कब दिए थे? 12 जनवरी 1948 में, ठीक है, 12 जनवरी 1948 में उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि महात्मा गांधी ने अपना अंतिम भाषण कब दिया था या अंतिम अनशन कब किया था? तो 12 जनवरी 1948 को उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया। और अंतिम अनशन की शुरुआत उन्होंने कब किया? तो अंतिम अनशन की शुरुआत उन्होंने किया 13 जनवरी 1948 को। और अगला जो है, इनके बारे में कौन नहीं जानता है? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के मौके पर 1948 में, ठीक है, हर वर्ष देश में इस दिन क्या होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1948 नहीं, 84 से, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और अगर इनके जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था 1863 में हुआ था, ठीक है, 1863 में हुआ था। तो आज के दिन इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है, हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना लेते हैं। अब अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आपने पता है कि अगले सेशन में जो होता है हम लोग देखते हैं प्रमुख आपके दिवस के बारे में, ठीक है, जो प्रमुख दिवस हैं इनके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो आज का है, जैसे 12 जनवरी सारे भारत में आज के दिन, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें दो चीज़ें पूछा जाता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 1984 में, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी। और किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और अगला है कि 12 जनवरी को सारे भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आपसे अगर पूछे कि सड़क सुरक्षा सप्ताह, ठीक है, सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत कब से हुई थी? तो आपका मतलब यह कब से मनाया जाता है? तो आपका 11 से, ठीक है, 17 जनवरी। तो वर्तमान समय में क्या चल रहा है? आपका सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में बनाया जा रहा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा, कि इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। तो ये रहे आज के कुछ इतिहास के इंपॉर्टेंट खबरें और आज के प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं आगे अगले सेशन की ओर। तो अगला सेशन है आपका करंट अफेयर्स का। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपका कि फिल्म RRR जो है, ठीक है, फिल्म RRR का जो सॉन्ग है, जो फिल्म RRR का सॉन्ग नाटू नाटू है, ठीक है, आपने देखा होगा कि काफ़ी सॉन्ग वायरल हुआ था, को गोल्डन ग्लोब का बेस्ट सॉन्ग अवार्ड जीता है। इस गाने को किसने कंपोज किया है? ऑप्शन ए है राहुल सिप्लीगुंज, ऑप्शन बी है चंद्रबोस, ऑप्शन सी AR रहमान और ऑप्शन डी है MM कीरावनी। तो यहाँ पर हम जानते हैं RRR मूवी के बारे में। तो RRR जो मूवी है इसका पूरा नाम जो है रौद्र रण और रुधिर है, ठीक है, इसका पूरा नाम जो है रौद्र रण और रुधिर है। और इसमें अगर हम फिल्म के डायरेक्टर की बात करें तो फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो एस राजा मौली हैं, एस राजा मौली हैं, इनके डायरेक्टर जो हैं।
और इसकी अगर रिलीज डेट की बात करें तो आपने पता है कि इसको रिलीज किया गया था मार्च 2022 में। ठीक है, इसे मार्च 2022 में रिलीज किया गया था। और इसकी अगर लागत की बात करें तो 550 करोड़ में यह मूवी बनी थी। ठीक है, 550 करोड़ में यह मूवी बनी थी। और यह भारत की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी है। पहले स्थान पे आपका बाहुबली है, दूसरे स्थान पे आपका दंगल है, और तीसरे स्थान पे RRR है। और इसने कुल कमाई कितनी किया था तो 12,204 करोड़ रुपए की इसने क्या की थी, कमाई की थी। तो भारत की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली मूवी है। अब यहाँ पे पूछा गया नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में, तो यहाँ पे जानते हैं कि 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। गोल्डन गोल्ड अवार्ड में RRR को 2 कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई थी। RRR का यह हिट सॉन्ग MM कीरावनी द्वारा कंपोज किया गया था। और इसमें अगर एक्टर्स की बात करें तो जैसा पता है इसमें एक्टर जो हैं वो आपके NTR हैं, जूनियर NTR। ठीक है, उसके बाद आपके हैं रामचरण और अजय देवगन और आलिया भट्ट इसके एक्टर हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है हालांकि नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में, तो नाटू नाटू सॉन्ग को किसने कंपोज किया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है D MM कीरावनी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है कि 2 दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर, ठीक है, ICC जो है मेंस प्लेयर ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2022 में जो ICC मेंस प्लेयर अवार्ड दिया गया है दिसंबर का, वह किसे दिया गया है। तो ऑप्शन दिया है बाबर आजम, ऑप्शन बी है हैरी ब्रूक, ऑप्शन सी है सूर्य कुमार यादव और ऑप्शन डी है ट्रेविस हेड। तो यहाँ पर जानते हैं कि इंग्लैंड के उभरते स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक, ठीक है, इंग्लैंड के उभरते स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को दिसंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है। दिसंबर 2022 के मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के 2 अन्य दावेदारों में पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड थे। 23 वर्षीय ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ संपन्न वेस्ट टेस्ट सीरीज के शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मैचों में इन्होंने 468 रन बनाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ ब्रूक को उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। ठीक है, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया था। अब यहाँ पे ब्रूक की बात करें तो ब्रूक के बारे में जो है कि आपने पता है कि भारत में IPL की शुरुआत होने वाली है जिसकी नीलामी कुछ दिनों पहले हुई। तो ब्रूक की अगर बात करें तो ब्रूक को जो खरीदने वाले थे, ठीक है, वो हैदराबाद के द्वारा ब्रूक को खरीदा गया है। ठीक है, हैदराबाद, और इन्हें कितने में खरीदा गया है तो 13.25 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया है। ठीक है, 13.25 करोड़ में हैरी ब्रूक को खरीदा गया है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत की गई थी जनवरी 2021 में, और इसमें जो पहला अवार्ड दिया गया था, ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सबसे पहले किसे दिया गया था तो ऋषभ पंत को। ठीक है, ऋषभ पंत को पहला अवार्ड दिया गया था जनवरी 2021 का। और उस समय महिला को जो दिया गया था वो थी आपकी शबनीम इस्माइल। ठीक है, शबनीम इस्माइल, और इनका संबंध जो है साउथ अफ्रीका से है। ठीक है, तो पहला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया, ऋषभ पंत को, और दूसरा किसे, अरे महिला को कौन दिया गया था, शबनीम इस्माइल को। अगर भारतीय महिला के बारे में बात पूछा जाए कि पहला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय महिला को दिया गया था तो हरमनप्रीत को दिया गया था, हरमनप्रीत। ठीक है, हरमनप्रीत को पहला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था। तो ये महिला में हो गया। भारतीय महिला ऐसे पूछा है तो शबनीम इस्माइल जो कि साउथ अफ्रीका की थी। और पहले व्यक्ति की बात की जाए तो पहले व्यक्ति कौन है, ऋषभ पंत है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं ICC के बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुआ था आपका 15 जून 1909 में। 15 जून 1909 में इसकी स्थापना होता। शुरुआती दौर में इसका जो हेडक्वार्टर था वो था दुबई, इसका हेडक्वार्टर दुबई है।
ठीक है। और कुछ समय पहले इसका हेडक्वार्टर कहते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। और वर्तमान समय में इसके अगर अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्केल हैं, ग्रेग बार्केल, ठीक है, ग्रेग बर्केल इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें कुल सदस्य देशों की बात की जाए तो सदस्य देश जो हैं, ठीक है, इसमें आईसीसी में कुल 106 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके आईसीसी के बारे में कि आईसीसी की स्थापना कब की गई थी। तो आईसीसी की स्थापना की गई थी 1909 में, दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है, ग्रेग बर्केल इसके अध्यक्ष हैं। और वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या 106 है। आईसीसी ने दिसंबर 2022 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया, तो इंग्लैंड के उभरते जो बल्लेबाज हैं उनका नाम है हैरी ब्रूक। और ये आईपीएल में, भारत में जो आईपीएल होता है उसमें किस टीम की हिस्सा होंगे, तो हैदराबाद का हिस्सा होंगे। हैदराबाद ने इन्हें कितने में खरीदा है, 13.25 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा है। यहाँ पे बात की जाए कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत कब से की गई थी, तो जनवरी 2021 से की गई थी। और जिसमें सबसे पहला किसे दिया गया था, ऋषभ पंत को। और ये पहले पुरुष थे और पहली महिला कौन थी, शबनीम इस्माइल। ऋषभ पंत इंडिया से हैं, सभी ने पता है। और शबनीम इस्माइल का संबंध साउथ अफ्रीका से। और पहली भारतीय महिला जिन्हें दिया गया था तो वो कौन थी, हरमनप्रीत थी, ठीक है। तो और आईसीसी के बारे में ये सारी चीजें रही। अब बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। तो अगला करंट अफेयर्स है आपका कि सीपी, ठीक है, सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर पूछा है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था। ऑप्शन ए है गुरुग्राम, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है गाजियाबाद और ऑप्शन डी है पटना। तो यहां पर जानते हैं सीपीसीबी का पूरा नाम होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सी से आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी ताजे आंकड़े के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली था। अब यहाँ पे एनसीएपी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में पीएम का पूरा नाम होता है पार्टिकल्स मैटर, ठीक है, पीएम का पूरा नाम होता है पार्टिकल्स मैटर। तो यहाँ पर जो एनसीएपी के द्वारा तैयार किया गया दिल्ली का पीएम 2.5 लेवल था, जो कि सामान्य और सुरक्षित लेवल से दोगुने स्तर पर था। दिल्ली के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पे फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद। और आपने पता है फरीदाबाद कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे था आपका फरीदाबाद। और इसके बाद आपका तीसरे स्थान पे था गाजियाबाद, तीसरे स्थान पे था आपका गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद। और इस लिस्ट में बिहार का पटना शहर जो था वो चौथे स्थान पे था, क्योंकि पटना भी काफी चर्चे में रहता है। तो ये आपका किसने स्थान पे था, चौथे स्थान पे था। तीसरे स्थान पे आपका गाजियाबाद, दूसरे स्थान पे आपका फरीदाबाद और पहले स्थान पे आपका दिल्ली रहा। और मुजफ्फरपुर जो है बिहार का वो 5वें स्थान पे रहा। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि सीपीसीबी की स्थापना कब की गई थी। तो सीपीसीबी की अगर स्थापना किया जाए की बात की जाए तो इसकी स्थापना जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, ठीक है, अगर सीपीसीबी की स्थापना की बात की जाए तो जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत, ठीक है, इसकी स्थापना सितंबर, ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी सितंबर 1974 में की गई थी, सितंबर 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर आपसे सीपीसीबी के यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की बात की जाए तो किस अधिनियम के तहत, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 के तहत सितंबर 1974 में इसकी स्थापना की गई। और आगे की अगर बात किया जाए तो जो आपका सीपीसीबी है या इसको अगर वर्णित किया जाए तो इसके वर्णन में 3 चीजों को डाला गया है। पहला है आपका जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, दूसरा है आपका वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और तीसरा है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अच्छा, ये सारे के सारे अधिनियम भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है।
कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब लाया गया था 1974 में, और उसी के तहत सीपीसीबी की स्थापना की गई थी। और जिसके अंतर्गत आपके मतलब कि इन्हीं सबके अगर आपके सीपीसीबी की परिभाषा की बात की जाए तो सीपीसीबी के परिभाषित करने के या वर्णन करने के लिए इन तीनों को कहना जरूरी है कि जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, इन तीनों को मिला के सीपीसीबी आपका बनता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सीपीसीबी के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आपका सही ऑप्शन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि गाजियाबाद जो है वह तीसरे स्थान पे, और पटना जो है वह आपका चौथे स्थान पे, दूसरे स्थान पे फरीदाबाद है हरियाणा का, और पांचवें स्थान पे आपका है मुजफ्फरपुर जो भी कि वो भी पटना में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ठीक है, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ? ऑप्शन ए है आपका भोपाल, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो जानते हैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में 83वें भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति सहित विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी उपस्थित थे। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य लोगों के लाभ के लिए संसद और विधानमंडल में निर्वाचित प्रतिनिधियों के योगदान को बढ़ाना है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए इनकी, तो वर्ष 2011 के में, ठीक है, वर्ष 2011 में, ठीक है, यह सम्मेलन राजस्थान में हुआ था। और पुनः, ठीक है, लगभग 11 वर्षों बाद यह सम्मेलन कहां पे हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। और अगर यहां पर इसके उद्घाटन सत्र की बात करें तो इसका उद्घाटन आपने पता है कि उद्घाटन जो है वर्तमान समय में आपके राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, ठीक है। उसके बाद आपने पता है कि राज्यसभा के उपसभापति जो हैं उनका नाम है हरिवंश, ठीक है, और अन्य लोगों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसके समापन समारोह जो किया जाएगा, तो आपने पता है कि वर्तमान समय में राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, ठीक है, राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र के द्वारा इसका समापन किया जाएगा, ठीक है। अब आगे की बात की जाए तो इसमें पूछा जा सकता है कि आपका सबसे पहले, ठीक है, जैसे कि ये 83वां है, ठीक है, कि 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहां पे हो रहा है आपका, तो जयपुर में हुआ। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला जो अखिल भारतीय सम्मेलन था कब हुआ था, तो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था 1921 में, और कहां पर? शिमला में, ठीक है, पहला 1921 में शिमला में हुआ था। और उसके बाद अगर 22वां की बात किया तो 22वां जो था ये भी कहां पे हुआ था? शिमला में, पिछले साल, ठीक है, 22वां कहां पे हुआ था? शिमला में। और ये आपका क्या है? 83वां, और ये कहां पे हो रहा है? जयपुर में, ठीक है। तो जिसके उद्घाटन मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और अशोक गहलोत और हरिवंश जो है आपके राज्यसभा के, ठीक है, उपसभापति हैं, इनके द्वारा इनका उद्घाटन किया जाएगा। और कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं, ठीक है, इनके द्वारा इसका समापन किया जाएगा। तो आप सभी को याद रखिएगा कि पहला कब हुआ? तो 1921 में शिमला में। तो उसके बाद 22वां, इससे पहले वाला जो था 22वां कहां पे हुआ था? शिमला में। और 83वां कहां पे हो रहा है? जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2022 का आईसीसी, ठीक है, आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीतने वाली एशले गार्डन, ठीक है, यहाँ पूछा गया है एशले गार्डन के बारे में कि एशले गार्डन किस देश की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो आईसीसी के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। और आईसीसी जो प्लेयर ऑफ द मेंस कौन जीते हैं? आपके हैरी ब्रूक जीते हैं, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन जीते हैं? आपके हैरी ब्रूक। और इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है इंग्लैंड से, ठीक है। अब यहां पूछा गया है कि एशले गार्डन का संबंध किस देश से है, तो यहां पर जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डन
गार्डनर ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर दिसंबर 2022 का आईसीसी वीमेन ऑफ द प्लेयर मंथ अवार्ड जीता है। पिछले महीने भारत के खिलाफ श्रृंखला में अपना शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन के बाद गार्डनर ने यह अवार्ड जीता। उन्होंने इंग्लैंड के चार्ली डीन और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता। नवंबर 2022 का आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाकिस्तान के सिद्रा अमीन को दिया गया था। तो यहाँ पूछा गया है कि एशले गार्डन का संबंध किस देश से है, तो ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। और यह दिसंबर का दिया गया है। और अगर आपसे नवंबर का पूछे तो नवंबर का किसे दिया गया था, तो नवंबर का दिया गया था सिद्रा अमीन को, सिद्रा अमीन। और सिद्रा अमीन का संबंध किस देश से, तो सिद्रा अमीन जो है पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। और एशले गार्डन कहाँ की हैं, तो एशले गार्डन जो है ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं, जिसे दिसंबर में पुरुषों के लिए किसे दिया गया, तो हैरी ब्रूक को दिया गया, जो कि इंग्लैंड के हैं। तो इनके बारे में चर्चा किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बेस्टा खाते रखने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है केनरा बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी है इंडियन बैंक। तो जानते हैं इंडियन बैंक ने श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्ट्रो खाते को बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इसके तहत बैंक द्वारा विशेष खातों को जल्द ही सक्रिय किए जाने की उम्मीदें हैं। श्रीलंका इस समय एक बड़े गंभीर विदेशीय मुद्रा संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका में इंडियन बैंक का एक लंबा इतिहास रहा है। इंडियन बैंक का जो मुख्यालय है वह चेन्नई में स्थित है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन होता है इंडियन बैंक। और अब इंडियन बैंक के बारे में जान लेते हैं कि इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इंडियन बैंक की स्थापना मूलतः जब भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में किया गया था, भारतीयों के उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका हेडक्वार्टर, तो इसका जो हेडक्वार्टर है यह स्थित है चेन्नई में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर। तो ये साउथ में होने के कारण श्रीलंका के काफी करीब है, इसलिए श्रीलंका में भी इसका काफ़ी सारी शाखाएं हैं। और इसके अगर संस्थापक की बात की जाए तो इसके जो संस्थापक रहे इनका नाम आता है आपका SRM, एक व्यक्ति हैं SRM, और दूसरे व्यक्ति हैं इनका नाम है आपका M रामास्वामी, M रामास्वामी चेट्टियार, ठीक है। तो इसके संस्थापक और वर्तमान समय में इसके CEO की बात की जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी, तो इसके CEO हैं श्री शांति लाल जैन, ठीक है। श्री शांतिलाल जैन वर्तमान समय में इंडियन बैंक के CEO हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंकों के विशेष रुपया बोस्ट्रो खाते रखने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। तो आपका सही ऑप्शन होता है इंडियन बैंक। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। ऑप्शन ए चेतेश्वर पुजारा, ऑप्शन बी है शुभमन गिल, ऑप्शन सी है पृथ्वी शाह और ऑप्शन डी है श्रेयस अय्यर। तो यहाँ पूछा गया रणजी ट्रॉफी का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, अर्थात पहला इनके पास नहीं है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा स्कोर के बारे में पूछा जा रहा है। तो दूसरा सबसे जो बड़ा स्कोर है इसके बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शाह ने अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रणजी का स्कोर बनाया है। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शाह ने असम के खिलाफ मुंबई के ग्रुप बी मैच के दूसरे दिन यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपनी पारी के दौरान कुल 379 रन बनाए। रणजी में सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के भाऊ साहब निबलांकर के नाम है। भाऊ साहब निबलांकर, यहां पे लिखते हैं भाऊ साहब निबलांकर। इनके पास अभी भी सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड है। और इन्होंने कब बनाया था, तो 1948 में इन्होंने जो रन बनाया था वह था 443 रन,
ठीक है। तो अभी भी रणजी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो भाऊ साहब निबलांकर के पास है। और दूसरे स्थान पे कौन आ गए हैं, आपके पृथ्वी शाह, जिन्होंने 379 रन बनाया है। अब यहाँ पे जानते हैं रणजी के बारे में। तो यह आपका भारतीय क्रिकेट का जो है एक ट्रॉफी भी है। और इसकी शुरुआत के बारे में का बात की जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं इसके इतिहास। तो जामनगर के एक थे महाराज, और जिनका नाम था रणजीत सिंह। और ये जामनगर के महाराज कब से कब थे, 1907 से लेकर 1903 तक, 1907 से लेकर 1933 तक, ठीक है, ये जामनगर के महाराज रहे। और इस दौरान भारत की कोई क्रिकेट टीम नहीं हुआ करती थी। इस दौरान ब्रिटिश यहाँ पर आकर खेला करते थे। तो यह ब्रिटिश टीम का एक हिस्सा थे कि यह ब्रिटिशों के साथ, ठीक है, भारतीय होने के साथ साथ ब्रिटिशों की टीम में खेलते थे। तो यह पहले भारतीय थे जो क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। और 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 1933 में इनकी मृत्यु होती है। और 1933 में इनकी मृत्यु के बाद 1934 से ही, कई जगहों पे 1934 और 35 देता है, तो 1934-35 से पहले घरेलू टीम की गठन किया गया। और घरेलू टीम का जो गठन किया गया वह किनके, महाराणा रणजीत सिंह के नाम पे गठन किया गया। और तभी से इसका नाम क्या पड़ गया, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी को सबसे पहली बार कब खेला गया था, 1934-35 में। और यह मैच किसके किसके बीच हुआ था, तो यह मैच जो हुआ था, ठीक है, ये आपका हुआ था आपका बॉम्बे और उत्तर भारत के बीच में, ठीक है। यह मैच जो हुआ था बॉम्बे और उत्तर भारत के बीच में हुआ था। दो टीमें थी, बॉम्बे और उत्तर भारत। तो इसमें विजेता कौन रहा, बॉम्बे इसका विजेता रहा और उप विजेता रहा आपका उत्तर भारत। हालांकि ये हार गया था। अभी भी रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक बार जीतने का खिताब किसके पास है, तो बॉम्बे के पास है। कि बॉम्बे ने अभी तक कुल कितनी रणजी ट्रॉफी जीत रखा है, 41। तो सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी जीतने का खिताब किसके पास है, बॉम्बे के पास है। और 2021-22 में जो रणजी ट्रॉफी हुआ था, ठीक है, 2021-22 में जो रणजी ट्रॉफी हुआ था, इसका विजेता और उप विजेता जान लेते हैं। तो इसका जो फाइनल मैच खेला गया था वह मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच खेला गया था, मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच में। तो विजेता कौन रहा, आपका मध्य प्रदेश विजेता रहा और उप विजेता रहा आपका मुंबई, ठीक है। तो ये रणजी के बारे में है कि रणजी का पहला मैच कब खेला गया था, तो रणजी का जो पहला मैच था वह खेला गया था 1934-35 में, ठीक है। और 2021-22 का, ठीक है, 2021-22 में जो रणजी ट्रॉफी हुआ, इसके विजेता कौन रहा, आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, इसका विजेता रहा। और सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी जीतने का खिताब किसके पास है, मुंबई के पास है। कुल 41 बार इसने जीता है। और यहां पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ा दूसरा स्कोर बनाने वाला व्यक्ति कौन बने हैं, तो पृथ्वी शाह बने हैं, ठीक है, पृथ्वी शाह बने हैं। और अभी तक सबसे बड़ा स्कोर बनाने में पहले स्थान पर कौन है, आपका भाऊ साहब निबलांकर, जिन्होंने 1948 में 443 रन बनाए थे। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है आज के क्वेश्चन पूछने का और पिछले सेशन के आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था आपका कि स्वैक्स खिलाड़ी जो मतलब आपके हैं स्वैक्स खिलाड़ी अनाहत सिंह किस राज्य से आती हैं, तो स्वैक्स खिलाड़ी अनाहत सिंह जो हैं वह आपकी आती हैं दिल्ली से। और साथ ही साथ ये पूछा गया था कि जो 75वां, ठीक है, 75वां सेना दिवस मनाया जाएगा वह कहां पर मनाया जाएगा, तो बेंगलोर में, ठीक है। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पहला अवार्ड किसे दिया गया था, ठीक है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पहला अवार्ड किसे दिया गया था, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।